प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात यह है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक बड़ा मस्बत किरदार भी है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने इस मुल्क के काफ़ी सारी अलाइड इंडस्ट्रीज़ को चलाया भी, ये भी हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, मनी सर्कुलेशन, ओवरसीज़ का पैसा इस मुल्क के अंदर बहुत हद तक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन के शोबे में आया, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर जब से हुकूमत बदली, पॉलिसियाँ भी थोड़ी सी बदल गई, हालात वाक़यात भी बदल गए। रियल एस्टेट वाले अचानक मेमार वतन से बीमार वतन बन गए, परेशान हो गए, समझ नहीं आ रहा कारोबार को किसकी नज़र लग गई। कुछ लोग बाहर गए तो वापस नहीं आ रहे, कुछ लोग अंदर गए तो बाहर नहीं निकल रहे। तो सारों का ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से बिल वास्ता बिला वास्ता रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से था। पिछली हुकूमत में ये फील्ड काफ़ी फली फूली, लेकिन फिर अचानक जो ही उसका ढलवान आया तो इसका भी ढलवान आ गया। बीच में बहुत सारे मुश्किल वक्त भी देखे इस इंडस्ट्री ने। साइज़ और डेवलपमेंट का मामला इस हद तक पहुंच गया कि कराची जाके ठोकर नियाज बेग पर ख़त्म होगा और लाहौर मेरे ख्याल से यहाँ पर आकर अल-आज़म स्क्वायर पे ख़त्म होगा, क्योंकि इस हद तक रूट्स पकड़ी ये चीज़। मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ। अब आप कहेंगे यार सारे शहरों का ही नाम लेता रहता है। भाई क्या करूँ, जिस जिस शहर में रहा हूँ मेरा हक बनता है। भाई मुल्तान शहर में जहाँ आखिरी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के बाद कहते थे मुल्तान ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने देखा फिर वहाँ पर भी रियल एस्टेट का शोबा जो है वो फल फूल रहा है। नहीं, ये मैं आपको रियल सिचुएशन बता रहा हूँ। आज मेरे मेहमान जो हैं फाजिल जनाब राहिल हारून साहब, रियल एस्टेट का एक बड़ा अहम नाम, और जो है वो तारुफ काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे तंजीमों और इदारों से वाबस्ता भी हैं, लेकिन काला कोट पहना हुआ है, ये भी इनकी पहचान है। वेलकम करता हूँ आपको शो में राहिल हारून। शुक्रिया। वो मैं इस वजह से पहचान खुसूसी तौर पर नहीं बता रहा क्योंकि वैसे तो मुख्तलिफ रियल एस्टेट के शोबों से आपको ताल्लुक़ है, लेकिन आजकल एक मखसूस एक जो हाउसिंग सोसाइटी है उससे ज़्यादा वाबस्तगी और ताल्लुक़ है। लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे, कोई पाबंदी नहीं, अब तो खुल के बात करेंगे अब तो। लेकिन बेसिकली बात यह है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रिवाइवल बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी मैंने आपको बताया कि तजावीज़ में एक तजवीज़ ये भी है कि भाई आप लोगों ने इतने कैपिटल गेंस टैक्स है, तरह तरह के टैक्स, दुनिया जहाँ के टैक्स, पहले हम रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके मत्था मारते थे, अब पहले वो कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ, वो लाओ। ये भी एक रीज़न है, और आप बता रहे थे कि पॉलिसी भी एक रीज़न है। तो इसी से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे बात। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया और बात करने का मौका दिया। मसला ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पर हम ये कहते हैं कि जी इसके साथ बड़ी अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बातें करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने इस पे रियल एस्टेट सेक्टर की आप ये देखें कि कोई ना शनाख्त है, ना इसकी कोई रेगुलेटरी पॉलिसी बनाई गई है। जो रेमिटेंस आते हैं हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स, लोगों के पैसे आते हैं ओवरसीज़ के या अंदरून पाकिस्तान से, जिस तरह मैं कराची की एक बात करूँगा पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो आई हैं यहाँ पे कई जाली सोसाइटीज़ में भी लगी हैं। कई बिल्डर ऐसे हैं जो लोगों की अरबों खरबों रुपया जो है लोगों ने मेहनत की कमाई खा गए। अब ये जो अरबों रुपए हैं ये सिर्फ 2 या 4 लोगों के नहीं होते, ये हज़ारों इसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन जो है वो आएंगी तो उसके बाद आप ये देखें कि ट्रस्ट जो है वो हमारा वो क्या रहेगा, या जो बाहर से लोग पैसे भेज रहे हैं उनका क्या ट्रस्ट रहेगा। इसमें बहुत सारे जो है वो मामलात हैं। सबसे पहला तो ये है कि कोई जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो कोई भी बंदा रियल एस्टेट का काम कर सकता है, इसमें कोई का बात नहीं है कि कोई आ जाता है, कोई नाई हो, मोची हो, कसाई हो, कोई भी हो, वो जब रियल एस्टेट चलता है तो वो अपना इसके अंदर इन हो जाता है। कहते हैं आसान काम है। आसान काम तो है मगर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ना लाइसेंसिंग है, ना कोई फ्रॉड तो का ना रीरा आपके लिए नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ भी कराची में उसका कोई ऐसा कोई ख़ास वो नहीं आया। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, वज़ीर बल्दियात हैं जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब,
उनके पास हम गए, हमें उन्होंने रिस्पांस भी दिया और इंशाल्लाह ताला जल्द उस पर हमने एक लेजिस्लेशन बना लिया है और कराची रियल्टर एसोसिएशन ने वो उनको हमने दिया है ताकि इसमें जो है लाइसेंसिंग हो। उससे लाइसेंसिंग से ये फ़ायदा होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की वो भी एक तरह सिक्योर्ड रहेंगी। जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो उनका भी एक वो जो प्रोफेशनल लोग हैं वही काम कर सकेंगे और इससे जो है टैक्स भी जो हुकूमत को वो कलेक्शन वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होगी। मगर उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट जो हैं रियल्टर्स उनको भी एक शनाख्त दी जाए और उनके लिए भी कोई फैसिलिटेट किया जाए उनको भी, क्योंकि वो इदारों में जाते हैं तो उनको कोई सही तरह मतलब ट्रीट नहीं किया जाता और कई दफ़ा तो इस तरह लिखा होता है कि रियल एस्टेट एजेंट का जो है वो ब्रोकर्स का आना मना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो डिस्करेज करती हैं। प्राइवेट डेवलपर भी यही कह रहे हैं ना जी, इस तरह की चीज़ें डिस्करेज करती हैं। हालांकि प्राइवेट डेवलपर हो या कोई भी हो वो चलता रियल एस्टेट एजेंट से ही है। जी, बहुत सारी तो सोसाइटीज़ इसी तरह ड्रिवन है, ब्रोकर ड्रिवन या फिर रियल्टर ड्रिवन। जी। अच्छा, यहाँ पर ये ख्याल आया अभी रियल एस्टेट वालों को भी जोड़ दें आपस में और आपने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया, जोड़ लिया। जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ अ बिग चैलेंज। बिल्डर कहता है कि ये रियल एस्टेट वाला फ़र्क है और उसको अपना राइवल समझता है और जिधर मौका लगता है तकरीर में कहते हैं ज़मीनें बड़ी महंगी हैं, ज़मीनें बड़ी महंगी हैं, ज़मीनें बड़ी महंगी। तो आप और वो राइवल क्यों बन जाते हैं? राइवल आपस में काम नहीं करते। राइवल क्यों बन रहे हैं? नहीं, देखें ये अगर बड़े स्केल पे बात की जाए तो इस तरह नहीं है। कुछ बिल्डर्स होंगे जो इस तरह की सोच रखते होंगे, मगर वैसे जो है हमारी आबाद में भी हम जाते हैं, इस तरह की कोई पॉजिटिव एक वो है, कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। कुछ लोग होंगे इस तरह जो नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये एक अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो बिल्डर्स का इस तरह का कोई रुझान नहीं है, क्योंकि बिल्डर ही जब भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस अपना लॉन्च करते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट्स को सबको बुलवाते हैं लॉन्चिंग में और हमारे भी जो प्रोग्राम होते हैं उनमें बिल्डर आते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है और यहाँ पर फिर चले कंस्ट्रक्शन के शोबे की जाने भी आता हूँ मैं, और थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत हर्ट कर रही हैं। एक तो ये है कि पर स्क्वायर फिट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए या मुतवस्सित तबके के आदमी के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। सीमेंट और सरिया जो है ये बुनियादी जुज़ है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। तो और लग रहा है कि आगे जाके और आउट ऑफ कंट्रोल होंगे अगर इसी तरह कमोडिटी प्राइसेस दुनिया में बढ़ती रही। तो ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। सीमेंट का सामान तो यहीं पाकिस्तान से मिलता है, ये पूरे कलर कार के पहाड़, और मैंने सुना है सिंध में भी बहुत है। तो ये इतना ज़्यादा चूने का पत्थर होने के बावजूद सीमेंट के भाव ऊपर जाना ना समझ में आने वाली बात है। नहीं, देखें जो जब कोविड आया उसके बाद से बिल्कुल एक 360 का जो है ना चेंज आ चुका है हर चीज़ में। तो डॉलर की प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट हैं, ऊपर हुई। उसकी वजह से ख़ाम जो तेल होता है उसकी, पेट्रोल की, डीज़ल की ये कीमतें बढ़ी। उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, इन चीज़ों से तमाम चीज़ों पे इफ़ेक्ट तो आएगा। और सीमेंट को आप देख लें या स्टील को देख लें या जो भी फिक्सचर्स हैं जो यूज़ होते हैं उनको देख लें, तो वो उनकी प्राइसेस जो है वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60% जो है वो अप हो चुकी हैं।